बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। एस चैप्टर नंबर 1 में हम देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्टिंग ली है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। किसकी बात करेंगे हम? इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स भी इसी बेस पर होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बात समझनी चाहिए कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। हमें बात पता होनी चाहिए कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है। जो भी साइड हमारी लेफ़्ट पर होगी वो रिएक्टेंट कहलाएंगे। बहुत ही सिंपल वे में है कि रिएक्टेंट साइड जो होती है वो हमेशा लेफ़्ट पर होती है, और प्रोडक्ट साइड जो हमारे पास आउटपुट आता है तो वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। आउटपुट हमेशा हमारे पास कब आएगा? जब हम इनपुट डालेंगे। इनपुट वाली चीज़, जो चीज़ हम डालेंगे, इन करेंगे, वो रिएक्टेंट कहलाएगी हमेशा। वो अगर हम सिंपल वे में समझें तो हमेशा रिएक्टेंट लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ होता है और प्रोडक्ट राइट साइड पे लिखी हुई होती है। तो आज जो हम केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसके लिए लाजमी यही है कि आप ये समझ लें कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट हमारे पास लेफ़्ट साइड पे लिखे होते हैं। इन अ सिंपल मैनर अगर हम समझ लें तो रिएक्टेंट हमारे पास हमेशा लेफ़्ट साइड पे लिखे हुए होंगे और प्रोडक्ट हमारे पास राइट साइड पे लिखे हुए होंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसकी में सबसे पहला आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमेरिकल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट किया जाता है Kc से। Kc से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप पेज नंबर 6 पर देखें, Kc मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। मतलब कि जो भी साइड प्रोडक्ट पे लिखी गई होगी उसको हम ऊपर लिखेंगे, और जो भी साइड रिएक्टेंट साइड पे लिखी गई होगी तो उसको हम क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। और Kc, यहाँ पर Kc जो है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, क्या कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम अकर्स। इक्विलिब्रियम कब होता है, कब हुआ? जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मतलब कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो गैस है हमारे पास, गैस फॉर्म में है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अगर हम उसमें भी देखें हमारी केमिकल इक्वेशन में, तो उसमें नाइट्रोजन जो है मोनोऑक्साइड गैस है, रिएक्ट करी है किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन हमारे पास हमेशा O2 की फॉर्म में होता है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करी है टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO प्लस O2। NO ने जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस ने जब रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो उसने क्या बनाया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन ने बनाया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हमारे पास आया वो कहाँ पर आया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कौन सी साइड कहलाती है? प्रोडक्ट साइड। ये क्या कौन सी साइड कहलाती है? लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट साइड। फिर हमारे पास क्या कह रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम पे क्या टेम्परेचर है? 230 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास टेम्परेचर गिवन है। द कंसनट्रेशन आर मेजर टू बी NO की जो कंसनट्रेशन आई है हमारे पास वो है 0.0542 मोल पर DM³। कभी कभार हमारे पास कह देते हैं कि NO आया है हमारे पास 0.0542। यहाँ पे हमें गिवन है कि कंसनट्रेशन ये आई है। अगर हमें बोल दें, कंसनट्रेशन का नाम नहीं लें और हमें बोल दें कि NO हमारे पास क्या है? 0.0542 आया है मोल्स पर DM³, तो हमें पता है कि कंसनट्रेशन की यूनिट क्या होती है। हम यहाँ पे अगर लिख दें, कंसनट्रेशन की यूनिट होती है मोल्स पर DM³। अक्सर हमारे पास न्यूमेरिकल्स में नहीं देते कि कंसनट्रेशन है, कंसनट्रेशन का नाम नहीं देते, तो हम यूनिट की मदद से, यूनिट क्या है? मोल पर DM³। मोल पर DM³ की मदद से हम क्या पहचान लेंगे कि कंसनट्रेशन हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास NO की जो कंसनट्रेशन गिवन है 0.0542 मोल्स पर DM³।
फिर ऑक्सीजन की गिवन है, ऑक्सीजन की क्या गिवन है 0.127 मोल्स पर DM³ और NO2 जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हुई है उसकी क्या गिवन है 15.5 मोल्स पर DM³। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम Kc से, हमें क्या फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे हमें क्या फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हमें जस्ट फॉर्मूला पुट करना पड़ता है, टेम्परेचर से हमारा ज़्यादा कोई लेन देन नहीं होता, हमें जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी होती है। तो हमारे पास क्या गिवन है, पहले हमारे पास कंसनट्रेशन NO की गिवन थी, हमने NO लिख दिया गिवन में, फिर O2 की गिवन थी, फिर NO2 की, NO2 क्या है नाइट्रोजन, NO2 की क्या है 15.5 मोल्स पर DM³। तो ये हमारे पास कहाँ पर था प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पहले लिख दिया। फॉर्मूला हमारे पास क्या गिवन है कि Kc = NO2। देखिए मैं आपको बताया था फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है NO2, NO2 अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है NO और O2। अब मोल्स कहाँ, जहाँ पर जो भी गिवन होंगे हम उसके साथ मोल्स नहीं लिखेंगे, क्या हमने यहाँ पर 2 जो लिखा हुआ था NO से पहले, NO2 से पहले यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिखा था 2 से पहले नहीं लिखा, हमने इसको पावर की फॉर्म में ले गए। O2 के पास कोई चीज़ मोल्स गिवन है, यहाँ पे 1 मोल्स है तो हम 1 पावर पे नहीं लिखते। NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो गैस है इसके पास कितने मोल्स हैं 2 मोल्स हैं, जितने मोल्स होंगे हम उतनी पावर्स लगा देंगे। गेटिंग माई पॉइंट। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे कंसनट्रेशन की, हमारे पास 15.5 गिवन था, 15.5 को अगर हम 15.5 को अगर हम इसका स्क्वायर निकाल लें 15.5 का, तो हमारे पास आ रहा है 3723.876। अगर हमने इसका स्क्वायर निकाल दिया, फिर हमने नीचे वाली जो वैल्यू थी 0.0542 0.0542 का अगर हमने स्क्वायर निकाल दिया और स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा दिया इस वाली वैल्यू से, इस वाली वैल्यू जो थी O2, यहाँ पे O2 की वैल्यू थी ना, यहाँ पे हमारे पास O2 की वैल्यू थी, O2 की वैल्यू पे कोई भी स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो हमने एज इट इज़ इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, O2 की वैल्यू से 0.127 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसको डिवाइड करा दिया ऊपर वाले आंसर को नीचे वाले से, और Kc हमारे पास निकल के आ गया है, Kc हमारे पास फिर कितना आया 6.44 × 10⁵, ये हमारे पास Kc आ गया है। Kc के लिए हमने मोल्स पर DM³ हमारे पास यूनिट आ गया है। किस तरह यूनिट आया है कि अब आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है, ऊपर वाले का यूनिट क्या था मोल पर DM³, मोल पर DM³ इसकी कंसनट्रेशन थी, इसकी कंसनट्रेशन की क्या यूनिट होगी मोल पर DM³। कंसनट्रेशन की यूनिट तो एक ही रहेगी लेकिन Kc की वैल्यू की यूनिट चेंज होती रहेगी। अब हम इसकी यूनिट किस तरह लगाएंगे कि अगर हम देखें यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल से दूसरा मोल कैंसिल, यहाँ पे एक DM³ है, एक DM³ से एक DM³ कैंसिल हो गया, क्या बाकी रह गया मोल। जब ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल इन्वर्स बन जाएगा, मतलब कि नीचे क्या है पॉजिटिव में, अगर ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, और DM³ यहाँ पे नेगेटिव में है, ये बाकी रह गया ना, ये 2 चीज़ें, बाकी सब तो कट गया। अब हमारे पास DM³ किस में है नेगेटिव में, जब ये ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव में आ गया, तो इस तरह हमने इसका यूनिट लिख दिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2। रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन किसके दरमियान हुआ, आयरन के क्या होता है Fe के आयंस के और क्लोराइड के आयंस के दरमियान हमारे पास क्या हुआ रिएक्शन हुआ। इसका आयन ये रहा, इसका आयन -1 है, तो इन दोनों के दरमियान क्या हुआ रिएक्शन हुआ, जिससे क्या बना हमारे पास FeCl4। इसकी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन थी Fe की 0.2 मोल पर DM³, क्लोरीन की हमारे पास कंसंट्रेशन थी 0.28 मोल पर DM³।
फिर हमारे पास FeCl4 की कंसनट्रेशन क्या गिवन है 0.95 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर DM³ मोल्स पर DM³ मैंने आपको बताया था कि कंसनट्रेशन का यूनिट होता है मोल्स पर DM³। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द गिवन रिएक्शन। हमें क्या निकालना है, Kc निकालना है गिवन रिएक्शन का। रिएक्शन हमारे पास ये गिवन है, हमें इसका क्या निकालना है Kc। सबसे पहले Kc का हमने फॉर्मूला लिख दिया, गिवन जो था हमारे पास हमने इसको लिख दिया कि ये चीज़ें हमारे पास गिवन है डेटा में। फिर हमारे पास Kc का हमने फॉर्मूला रखा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास क्या है FeCl4, रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास Fe है। इसके पास कोई मोल्स है, यहाँ पे कोई मोल्स नहीं है, Fe के आगे कुछ नहीं है, कोई मोल्स नहीं है, तो हमने इसकी पावर नहीं लगाई। फिर हमारे पास बारी आती है 4Cl की। Cl के कोई मोल्स हैं, यस 4 मोल्स हैं। किसके, Cl के, क्लोराइड के 4 मोल्स हैं, तो हमने Cl के ऊपर कितने लगा दिए, 4 लगा दिया। अब हमने क्या करना है कि इक्विलिब्रियम जो हमने ये फॉर्मूला बनाया है, इसमें हमें क्या रखनी है, वैल्यूज़ पुट करनी। जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया क्या, 7.72 इंटू 10⁻⁻² मोल्स। अब देखें यहाँ पे कितने मोल थे, यहाँ पे मोल पर DM³ आया, यहाँ पे मोल्स पर DM³। ये इस मोल से ये वाला मोल कैंसिल आउट हो गया। जहाँ पे कितने, यहाँ पे देखें मोल से ये वाला मोल कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, DM-3, सही है, DM-3, इस वाला DM-3 कैंसिल हो गया। हमारे पास यहाँ पे बाकी रह गया, यहाँ पे DM-3 और यहाँ पे पास 4 भी है। 4 3 से क्या होता है 12, तो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 आया ना, DM3 लिखा हुआ है 3 और बाहर क्या है 4। जब ये ब्रैकेट खोलेगा तो 4 अंदर आएगा, 4 3 12 हो जाएगा। DM क्या हो जाएगा 12, मोल्स के ऊपर भी 4 गिर जाएगा, तो मोल के ऊपर भी 4 आ गया, DM के ऊपर भी 12 आ गया। अब मोल्स जो नीचे लिखे हुए, ये दोनों चीज़ें नीचे लिखी, जब इनको ऊपर लेके जाएंगे तो मोल्स -4 बन जाएगा। और यहाँ पे DM-3 था ना, तो -3 4 3 12 -12 आ गया। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो हमारे पास यूनिट क्या बन गया, मोल -4 DM12। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर पॉल्यूटेंट्स। अब हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने नाइट्रोजन ऑक्साइड ने क्या बनाया, ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ऑक्सीजन गैस के साथ, दोनों गैसेस से इन दोनों ने मिलकर एक और गैस बनाई, जिसका हमें क्या नहीं पता, जिसकी कंसंट्रेशन नहीं पता हमें। हमारे पास कंसंट्रेशन सबकी मालूम है, नाइट्रोजन की मालूम है, हमें ऑक्सीजन की मालूम है, लेकिन NO की जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म है इसकी हमें नहीं मालूम है। तो हम इसकी फाइंड करेंगे। हमें पता है Kc बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट हमने लिखा, फिर रिएक्टेंट हमने लिख दिया। हमें Kc की वैल्यू मालूम है, Kc की वैल्यू क्या है 4.1 इंटू 10⁻⁻⁴, ये है क्या, Kc की वैल्यू हमारे पास गिवन थी। जब हमें कोई चीज़ मालूम है तो हम इसको इक्वल्स टू से पहले अकेला क्यों लिखेंगे, हमें क्या मालूम नहीं है, NO2 की NO की कंसंट्रेशन, तो हम इसको इस साइड पे ले आएंगे और Kc को इस साइड पे ले जाएंगे। जब हम Kc को इस साइड पे लेके गए, यहाँ पे N2 और O2 इसके पास आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों डिवाइड हो रहे थे, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे Kc के साथ। क्या अकेला बाकी रह गया, NO2, ये है हमारे पास बाकी रह गया है, जिसको हमें फाइंड करना है, जिसकी कंसंट्रेशन हमें फाइंड करनी है। अब मसला ये है कि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, हमें पता है जब भी हमें स्क्वायर हटाना होता है तो हम क्या लगा देते हैं, रूट। हमने इस पर रूट लगाया, इसके बाद इक्वल्स टू के बाद भी रूट लगा दिया। Kc की वैल्यू पुट की, Kc की वैल्यू 4.1 इंटू 10⁻⁴ थी, हमने वो लिख दी। फिर इसके बाद हमने N2 की वैल्यू पुट की, N2 की वैल्यू जो थी हमारे पास है 0.036 मोल पर लीटर। DM³ ने दिया हुआ है, यहाँ पे लीटर दिया हुआ है। हमें पता है कि अगर हमें किसी को भी DM³ में भी हम मेजर कर सकते हैं, लीटर में भी कर सकते हैं हम मेजर, तो लीटर भी हमने लिख सकते हैं, ये मोल पर लीटर सही यूनिट है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है O2 की कंसंट्रेशन, हम लिखेंगे 0.036 के बाद 0.0089 मोल पर लीटर आ गई। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया 0.0
0.036 को मल्टीप्लाई करके 0.0089 से हमने मल्टीप्लाई किया, 89 से मल्टीप्लाई किया। फिर जो भी हमारे पास आंसर आ रहा है उसको इस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑब्वियसली आप लोग के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर तो है नहीं जो आप लोग 10 की पावर लिख सकें, तो पहले जो सिंपल फॉर्म में होगा हम पहले उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर -4 का भी फ़िलहाल के छोड़ देंगे। चाहिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। फिर हमारे पास क्या बाकी रह गया 4.1, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे 4.1 से। हमारे पास आंसर आ रहा है 0.003133136। फिर जब अगर हम शिफ्ट कर देंगे ज़ीरो को कुछ नंबर्स के बाद आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3.6। 10 की पावर -4 बाकी रह गई थी, वो एज इट इज़ आ गई। और यहाँ पे कंसंट्रेशन का यूनिट हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, मोल पर लीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन था, तो हमने मोल्स पर लीटर हमने पुट कर दिया, क्या इसकी यूनिट पुट कर दी। ये थे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 1 के जो हमारे पास गिवन थी एग्जांपल्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला बैक की एक्सरसाइज सॉल्व होंगी। और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।